हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमोल और आज मैं आपके लिए लाया हूँ साइंस का एक टॉपिक। मैथ्स का टीचर साइंस पढ़ा रहा है, ठीक है। डोंट वरी, मैं दोनों सब्जेक्ट के साथ अच्छे से डील कर सकता हूँ। तो आज मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऑफलाइन क्लासेस में रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमें कुछ साइंस के टॉपिक क्लियर करवाओ, तो उसी के तहत मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ, लाइट नाम का। अब बोलोगे कि सर ने लाइट ही क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है। देखो, हेडिंग लगा देता हूँ। लाइट एक ऐसा चैप्टर है जो 10 स्टेट में भी है और 10 सीबीएसई में भी है। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं और स्टूडेंट्स मतलब मैंने देखा कि लिटरली रट्टा मार लेते पूरा, है ना। तो वैसे मेरा नारा है कि टेक्स्ट बुक ना मतलब बिना देखे ही हम अच्छे से मतलब बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके दिमाग में आपका आंसर रेडी रहेगा। तो हम एक नारा दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक मुक्त भारत। तो उसी अभियान को हम स्टार्ट करेंगे आज से। और रट्टा मारने की जो मतलब ट्रेडिशनल तरीका चल रहा था उसको हम पूरी तरीके से हम मतलब यहाँ पे बंद करने वाले, ठीक है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाता है। मैं कुछ जनरल बातें भी बताऊंगा जो कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट होंगे वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि उसमें भी आपको कुछ मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो लाइट चैप्टर काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे हम 10वीं के बारे में बात करेंगे, उसके बाद 11वीं 12वीं में आपको पढ़ना पड़ता है ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर्स में, ठीक है। तो वो भी आपको वहाँ पे भी हेल्प होगी। इसकी कुछ बेसिक चीज़ें तो वही रहने वाली है जो मतलब हम 9th और 10th में पढ़ते लाइट के बारे में, वही चीज़ें आपको 11th 12th में भी आगे पढ़ने को मिलेंगी। और साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो ये लाइट नाम का चैप्टर काफ़ी फेवरेट है। आप एमपीएससी का पूरा डेटा देख लो एक बार। मेरे ख्याल से 2012 से लेकर 2019 के बीच में सबसे ज़्यादा कोई अगर फिजिक्स में चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो लाइट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और मतलब सिंपल छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े लोगों तक मतलब जिनको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे लाइट के बारे में इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा बातें करना, वैसे ज़्यादा बातें सुनना आपको शायद पसंद नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, टॉपिक पे आएंगे लाइट। अब लाइट क्या है? अब लाइट का जो मतलब वैसे अभी भी साइंटिस्ट लोगों में फाइटिंग चल रही है कि लाइट है क्या एक्चुअली। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपने मतलब व्यूज़ रखे हैं। तो हम एक सीधी सीधी बात करेंगे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब सिंपल देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो कोई लोग उसको वेव नेचर बोलते हैं और कोई लोग उसको पार्टिकल नेचर बोलते हैं। तो ये जस्ट एक फाइट है बिटवीन द जो मतलब लाइट को जिस तरीके से देखना चाहता है वो उसने उसके तरीके मतलब उस तरीके से डेफिनेशन बना दी है। तो चलो वो तो हम एक अलग वीडियो में देख लेंगे कि लाइट ने किसको क्या कहा, मतलब लाइट को किसी ने क्या कहा। तो वो हम अलग वीडियो पूरा एक वीडियो बन सकता है उसके ऊपर कि क्या मतलब ज़बरदस्त स्टोरी है लाइट के बारे में, ठीक है। तो चलो पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू चैप्टर। मैं थोड़ा सा मतलब दोनों का मिक्स पढ़ा रहा हूँ। 10th स्टेट का टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा 6 नंबर का चैप्टर, और सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में लाइट आपको मिल जाएगा। और जिसको लाइट चैप्टर समझेगा उसको ह्यूमन आई नाम का चैप्टर ऐसे समझ में आ जाएगा, जो सीबीएसई में है। स्टेट में हालांकि 2 चैप्टर दिए आपको लाइट के बारे में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो देखो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा डिस्कस कर लेते। सबसे पहले देखेंगे लाइट। अब लाइट है क्या? तो लाइट का कोई मतलब एक्चुअली नेचर, दोनों नेचर में ड्यूअल नेचर है लाइट। वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। पार्टिकल नेचर भी वो दिखाता है और वेव नेचर भी दिखाता है। एक वीडियो लेके आऊँगा, अगर मुझे कमेंट सेक्शन में दिखता है कि सर बताओ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा उसके ऊपर वीडियो। अदरवाइज़ मैं फोकस करूँगा 10 के टेक्स्ट बुक के ऊपर, सीबीएसई और स्टेट के जो वहाँ पे दिए है उसी को मैं यहाँ पे आगे बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। सो रेडी, सो नोटबुक एंड पेन साथ में रखो, क्योंकि देखो बहुत हम अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। सो देखो क्या हो रहा है लाइट। तो लाइट एक्चुअली अगर मान लो ऐसी चीज़ है जैसे मान लो बहुत सारा अंधेरा है, तो आप किसी को देख सकते हो क्या? अपना हाथ भी अपने को नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन जैसे लाइट आ जाती है वैसे हम क्या होता है कि जैसे मान लो लाइट चली गई तो हम लोग पहले माचिस देखते थे, मेणबत्ती की तरह ऐसे मोमबत्ती देखते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी का ज़माना बदल गया। अभी हम टॉर्च मोबाइल देखते हैं ना, टॉर्च भी नहीं देखते, अभी सीधा सीधा मोबाइल देखते हैं, क्योंकि मोबाइल के अंदर ही टॉर्च है। ज़माना बदल रहा है, डिजिटल इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या हो रहा है। तो लाइट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम देख सकते हैं लोगों को चीज़ों को, जो भी यहाँ पे पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर मान लो लाइट नहीं रहेगी ना आप देख ही नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ जो आपको देखने के लिए मतलब देखने के लिए सिंपल जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी चीज़ मुझे दिखनी चाहिए तो उसके लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है लाइट, ठीक है। लाइट नहीं रहेगा तो आप किसी को कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है। मतलब सिंपल है, लाइट होना चाहिए, ओके। आगे बढ़ेंगे। तो लाइट में आपको बेसिकली स्टेट और सीबीएसई दोनों बोर्ड्स के एग्जाम के अगर आपको इस पर फोकस रखना है तो डेफिनेटली आपको 2 चीज़ों के बारे में डील करना पड़ेगा। सबसे पहला होता है मिरर,
ठीक है, बहुत मतलब गर्ल्स को मिरर काफ़ी मतलब पसंद होता है, ठीक है। तो देखो एंड नेक्स्ट है लेंसेस, ठीक है, लेंसेस। तो मिरर एंड लेंसेस, इनके बारे में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कि वो लिटरली रट्टा मारते, रट्टा कि ऐसा होगा वैसा होगा, हाँ फिर रट्टा मारेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, ये वीडियो देखने के बाद मतलब अब देखो पूरे एक वीडियो में तो लाइट नहीं आएगा, मैं इसके पार्ट्स बनाऊंगा। तो हो सकता है मिरर के बारे में मैं एक वीडियो में बता दूँ इस वाले, और आगे जाके लेंसेज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल देखो आगे बढ़ेंगे। तो मिरर क्या होता है? अब जैसे सवेरे उठने से लेके रात के सोने तक हमें मिरर काफ़ी मतलब काफ़ी प्यारा होता है मिरर, है ना। हम स्टाइल वाइल मारते हैं मस्त, है ना, मिरर को देख के ही करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ये मिरर आपको उसमें हेल्प करेगा, और मिरर और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, पढ़ेंगे हम क्या है, ठीक है। आप अगर किसी डेंटिस्ट के पास जाओगे, वो आपके दांत चेक करेगा तो उसके पास भी एक मिरर होता है, तो हम ये भी पढ़ेंगे कि वो कौन सा मिरर है, ठीक है। थोड़ा हो आप अगर चेक करना है तो आप जा सकते हो डेंटिस्ट के पास, ठीक है। उसको पूछना कि बताओ ये आपके पास क्या है, मिरर देखता है वो बराबर, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे हम लोग डेली अगर हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो हमारे व्हीकल को जो मिरर लगा होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन के मतलब आंसर आपको मिलेंगे इस पूरे मेरे लाइट के सीरीज़ में, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है सफ़र, ओके। तो देखो मिरर, फिर मिरर में आपको फिर से 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले प्लेन मिरर, ज़्यादा कुछ रोल नहीं है प्लेन मिरर का, ठीक है। उसके बाद मिलेगा आपको कॉन्केव मिरर, उसके बाद मिलेगा आपको कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सेम लेंसेज में भी आपको पढ़नी पड़ेंगी कॉन्वेक्स लेंस एंड नेक्स्ट है आपकी कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारे नेक्स्ट वीडियो का हिस्सा होगा, जो भी मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। फिलहाल हम मिरर पे फोकस करेंगे आज, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो रहा है, लाइट के बारे में हम अगर हम देखेंगे तो लाइट दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चीज़ है, ठीक है। लाइट का जो स्पीड है उसके जितना स्पीड आज तक मतलब जितना इंसान को पता है किसी का भी नहीं है, ठीक है। तो वैसे आइंस्टाइन वगैरह वगैरह ने बहुत कुछ बताया है, एक आध वीडियो में वो भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम मतलब टेक्स्ट बुक पे फोकस रहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो मिरर हम देखेंगे। अब देखो मिरर सिंपल क्या होता है मिरर। तो मिरर जैसे सवेरे हम उठते हैं तो अपना अच्छा सा चेहरा, चांद सा मुखड़ा हम देखते हैं ना, तो वो होता है मिरर, ठीक है। वहीं पे तो हम देखते हैं, तो वो कौन सा मिरर होता है, तो वो होता है प्लेन मिरर। वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर, ठीक है। आप सवेरे उठते उठते जो आप मिरर में देखते हो, तो वो जो मिरर होता है उस मिरर का नाम क्या है, तो प्लेन मिरर है। वो कौन सा मिरर है आपका, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की खासियत ये है कि आप जितने साइज के हो उतने ही साइज के आप वहाँ पे दिखते हो। आप मेज़र करके देखो, घर में जाके देखना, मेज़र करके देखना, ऐसे ही एक मेजरमेंट टेप लेना, अपना मुंह का मेजरमेंट मेज़र करना, और वही वाला मेजरमेंट जाके उस मिरर के आगे लगा देना, देखना कि बराबर मेजरमेंट आएगा। तो प्लेन मिरर क्या होता है कि सेम साइज, मतलब एक रहेगा ऑब्जेक्ट, एक रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब आप, ऑब्जेक्ट मतलब आप देख रहे हो ना मिरर के अंदर, और ये हो गया मान लो मिरर, ये मान लो हो गया मिरर। तो इस मिरर के अंदर आपकी एक खूबसूरत सी तस्वीर बन जाएगी, ये आप आगे हो गए, ठीक है, ये हो गया आप आगे, ठीक है। तो जितना मेजरमेंट की ये मतलब ये आप हो, उतने ही मेजरमेंट की इमेज उस मिरर में बननी चाहिए। तो वो जो मिरर रहेगा उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं हम लोग, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर समझ में आया आपको, इतना ही है। प्लेन मिरर के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना समझ में याद रखो कि जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की आपकी इमेज बनने वाली है, इतना फिक्स हो गया, ठीक है। तो प्लेन मिरर के बारे में आपको इतनी चीज़ें पता करनी है। कौन सी चलो फटाफट रिपीट करते। प्लेन मिरर मतलब ऐसा मिरर जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की इमेज प्रोड्यूस करेगा, और देखो अंदर बनाता है, अंदर, बाहर थोड़ी देता है, अंदर बनाता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, प्लेन मिरर के बारे में इतना ही है। अगर हम अब थोड़ा टेक्स्ट बुक देख लो, स्टेट वाली भी देखो, सीबीएसई वाली भी देखो, इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको उधर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे देन। अब जैसे एक छोटा सा जवाब मुझे चाहिए, एक क्वेश्चन करता हूँ, आंसर भी मैं ही बताने वाला हूँ तो बिल्कुल इसके बाद ही, कि यहाँ से जो हमारा सूरज है, अब जैसे आपको पता है कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सबसे बड़ा जो सोर्स है लाइट का वो होता है अपना सूरज, सन, ठीक है। जैसे मून हमारे मामा होते हैं तो सूरज हमारे काका हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो ये हमारी प्यारी धरती मान लो, ठीक है, ये हमारे काका जी, ये हमारे अंकल, ठीक है, मराठी में काका बोलते हैं, ठीक है, अंकल। तो ये देखो सिंपल चाचा बोलेंगे हिंदी में, ठीक है, ये हमारे सूरज चाचा, ठीक है, क्योंकि चंदा मामा हो गया ना। चलो तो आगे बढ़ेंगे, देखो क्या हो रहा है, ये हमारे सन, द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सबसे बड़े नेचुरल सोर्स है लाइट के। तो ये हो गया सन, और इसके अराउंड में चक्कर लगाती है हमारी माता यानी धरती, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अर्थ, ठीक है।
तो जो अर्थ है वो राउंड राउंड चक्कर लगाती है, आपको पता है। और हमने ये भी देखा है कि 24 घंटों का दिन होता है, 12 घंटे की, मान लो अगर हम 12 घंटे का दिन मतलब 12 घंटे का उजाला और 12 घंटे की मतलब 12 घंटे का अंधेरा। तो हो क्या रहा है कि अगर मान लो गलती से समझ लो कि हमारा सूरज है ही नहीं, मान लो सूरज खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो डेफिनेटली हम सर्वाइव कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक आइडियल कंडीशन इमेजिन करने में किसका क्या जा रहा है ना। एक आइडियल कंडीशन हम इमेजिन करते हैं कि मान लो सूरज ही नहीं निकला, ठीक है, तो क्या होगा कि ऑब्वियसली क्या कि ये जो हमें मस्त ब्राइटनेस दिखता है, पूरा दुनिया ब्राइट दिखती है, ये भी दिखना बंद हो जाएगी। आर्टिफिशियल लाइट हम कितने दिन तक चलाएंगे, है ना, और कितने इंटेंसिटी पे चलाएंगे, ये भी आपको पता है कि सूरज नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है। ये मतलब अलग डिस्कशन का टॉपिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए कि मान लो सूरज गायब हो गया तो, ठीक है, व्हेन सन विल बी ओवर, खत्म, ठीक है, सन खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा, बात समझ में आई क्या? तो आप लिख सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी लंबे लंबे आप ऐसे लिख सकते हो, तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मान लो कि अर्थ सन के अलावा क्या करेगी, मतलब सनच नहीं है तो क्या करेगी, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर पूरा अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा मतलब डार्क, पूरा डार्क हो जाएगा अर्थ के ऊपर, है ना, डार्क, पूरा ऐसे डार्क बन जाएगा पूरा, है ना। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी, जो फूड बनाने की प्रोसेस है प्लांट में, वो भी नहीं होगी, ठीक है। देखो लाइट यहाँ से हमें काम में आता है। देखो सिंपल, अगर मान लो लाइट नहीं रहेगा तो सिंपल देखो प्लांट आपका मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं करेगी। और मान लो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करेगी तो प्लांट कैसे खाना बनाएगी? और मान लो प्लांट खाना नहीं बनाएगी तो वो मतलब प्लांट जिंदा कैसे रहेगी? जिंदा नहीं रहेगी तो हम सर्वाइव करते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो मान लो प्लांट्स खत्म हो गई तो फिर हम भी नहीं रह पाएंगे। तो देखो लाइट इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर मान लो सूरज नहीं रहेगा तो देखो इतने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। लाइट नहीं रहेगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी तो फूड कहाँ से बनाएगी प्लांट? वो भी पॉसिबल नहीं है। फूड नहीं बनाएगी तो सिंपल हम जो प्लांट के ऊपर मतलब डिपेंड है, तो सिंपल देखो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब पूरा जो जिंदा लोगों का मतलब जो ये धरती पे पूरा मेला फैला है वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों? बिकॉज लाइट नहीं है। बात समझ में आई क्या? तो इतना इंपॉर्टेंट है लाइट। तो अब एक और बात हम पढ़ लेते। अब मुझे बताओ कि ये जो अर्थ है अपनी और ये जो सन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? क्या आप मुझे बता सकते हो? फटाफट। लोग रट्टा मारते हैं, ठीक है, मैं आपको बोला ना पहले, इसकी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको, ठीक है, बस 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, बस ये सब आप आराम से निकाल सकते हो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन? सन और अर्थ के बीच में क्या डिस्टेंस है? अब मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि लाइट एक ऐसी चीज़ है, तो दुनिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट चीज़ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्ट अगर कोई होगा तो वो लाइट है। कितना स्पीड है? तो फटाफट याद कर लेते। स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब देखो 3 पर 8 जीरो आएंगे। 3 पर कितने जीरो आएंगे? 8 जीरो आएंगे। अब 8 जीरो मतलब हम क्या बोल सकते हैं? देखो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, बड़े मतलब हॉट टॉपिक है फिलहाल। ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला था इंडिया, देखते भी क्या होता है, ठीक है। सो देखो 3, अब देखो सिंपल, मिलियन मतलब होता है 10⁶, ठीक है, बिलियन मतलब होता है 10⁹, एंड ट्रिलियन मतलब होता है 10⁻12, ठीक है। तो यहाँ पे कितने जीरो टोटल? 8। तो मान लो 6 जीरो को मैंने क्या बोल दिया? मिलियन बोल दिया। तो इसमें से क्या हो जाएगा? 3। अब देखो सिंपल, कितने जीरो बचेंगे? यहाँ पे 6 चले जाएंगे तो 2 बचेंगे, मतलब 300 होंगे। 300 मिलियन मीटर पर सेकंड। 300 मिलियन मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 300 मिलियन ट्रैवल करता है लाइट, है ना मस्त। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो 300 मिलियन पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में लाइट कितने स्पीड से ट्रैवल करता है? 1 सेकंड में 300 मिलियन डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। 300 मिलियन मीटर, 300 मिलियन मीटर, क्या मजाक थोड़ी है ना। कितना फास्टेस्ट, देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइट की स्पीड कितनी है? 300 मिलियन मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 300 मिलियन ट्रैवल कर पाएगा। आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे 1 सेकंड में? थोड़ा इमेजिन करके देखो। अगर मान लो 100 की स्पीड से हम बाइक पे बैठते ना, कसम से खतरनाक लगता है एकदम, ठीक है। तो ये तो 300, अगर मान लो आप गलती से लाइट पे बैठ गए तो 1 सेकंड में कितने दूर जाओगे? अरे बाप रे, 300 मिलियन मीटर,
मजाक थोड़ी है, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो इतना फास्ट है। फिर से एक सवाल पूछता हूँ, सवेरे जैसे हम उठते हैं तो मान लो सूरज निकलने का टाइम है और हम मान लो कि हम लाइट का वेट कर रहे हैं कि हाँ सूरज से लाइट आएगी। तो आपने सुना होगा कि सूरज से जो लाइट निकलता है उसको धरती तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अब वो टाइम कितना लगता है आपको पता है कुछ इसके बारे में, ठीक है। कि जो अर्थ सरफेस पे सूरज से जो लाइट निकलता है उसको आने को कितना समय लगता है, तो उसको लगता है, कितना लगता है कुछ याद है, 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। ये लगता है टाइम। काय का टाइम है ये, क्या का टाइम है बोलो फटाफट। ये टाइम है कि सूरज से लाइट निकलेगी और देखो धरती की पे आएगी, तो उसको जो समय लगेगा, सिंपल देखो जो वैल्यू टाइम का रहेगा वो क्या है, 8 मिनट 20 सेकेंड। अब आपने पढ़ा होगा कि 1 मिनट मतलब कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट मतलब कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो डेफिनेटली सभी को सेकंड में कन्वर्ट कर लो पहले आप, ठीक है। तो 8 मिनट को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये 20 सेकंड आपके एज इट इज़, तो कितना हो जाएगा बताओ, 480 प्लस 20 सेकेंड, तो आपके टोटल बनेंगे 500 सेकेंड। टोटल कितने सेकंड बनेंगे, 500 सेकंड। तो टाइम का वैल्यू कितना हो गया आपका, 500 सेकंड। अब टाइम का वैल्यू 500 सेकंड है, आपके पास लाइट का स्पीड दिया है, तो हम आराम से सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से। जिसको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन भी आता है ना तो आराम से कैलकुलेट कर पाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। काफ़ी सिंपल है, मैं बोल रहा हूँ कि हंसते हंसते हमारा क्लास खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इतनी आसान आसान चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, और ये सब चीज़ों का यूज़ आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली होने वाला है जब भी आप लाइट के साथ डील करोगे तब, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम स्पीड हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। अब सिंपल सा फॉर्मूला, अब मान लो ग्रेजुएट लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे या फिर 10वीं में, एटलीस्ट जो बच्चा 9th में भी पढ़ रहा है उसको भी ये फॉर्मूला पता होगा, क्या कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड का फॉर्मूला है। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, कि सूरज और धरती के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस यहाँ पे बना लो फटाफट। ये टाइम आपका डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब मेरे पास लाइट के स्पीड का वैल्यू है कितना है बताओ फटाफट, 3 × 10⁸, मतलब 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड टाइम कितना है, देखो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 500 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है आपका, 500 सेकेंड। तो अब सिंपल देखो यहाँ से मिलेगा आपको डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, किलोमीटर नहीं है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है आपका यहाँ पे, मीटर है, नॉट अ किलोमीटर। याद रखो ये बात। द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो कुछ ऐसा यूनिट्स भी आपको पता होने चाहिए, धीरे धीरे हो जाएंगे जैसे जैसे हमारे क्लासेस आगे बढ़ेंगे साइंस के, डेफिनेटली आपको ऐसा यूनिट भी याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब कैलकुलेशन तो सभी को आना चाहिए। ये देखो ये 2 जीरो यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इसको मैं 5 × 100 लिख सकता हूँ। 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय, देखो इसको मैं ऐसे लिखूँ 5 × 100। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत सिंपल है। देखो 500 का मतलब क्या होता है, 5 × 100। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जार कितना होगा, 15। 5 3 जार कितना होगा, 15। और ये देखो 10⁸, अब 100 मतलब 10⁻² होगा, तो 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 10⁻², तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n। तो क्या होता है, जो भी आपके यहाँ पे पावर से उनका एडिशन होता है a⁻m + n। तो यहाँ पे देखो सिंपल, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, देखो मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। इस 100 को मैं क्या लिखूंगा, 10⁻²। तो क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻10 मीटर। इतना डिस्टेंस है हमारे और सन के, मतलब सूरज के बीच में। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज, देखो 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो देखो फटाफट निकाल लिया ना हमने, मैंने बोला था ना आपको कि रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। तो बात समझ में आया क्या, किस तरीके से हमने डिस्टेंस फाइंड किया, किसके किसके बीच का, हमारी प्यारी माता धरती और हमारे अंकल, हमारे चाचा, कौन, सन। तो समझ में आई बात, क्लियर है यहाँ पे समझ में आई बात, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, चलो तो नोट डाउन कर सकते हो आप लोग अगर आपको लगता है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे, चलो। सो अभी हम पढ़ेंगे, अब चैप्टर के ऊपर आते हैं। अब चैप्टर में क्या दिया है आपको, 10वीं CBSE का भी टेक्स्ट बुक देखो आप। अगर जो CBSE वाले बच्चे हैं वो CBSE का टेक्स्ट बुक देखो, जो स्टेट वाले बच्चे हैं महाराष्ट्र स्टेट के वो स्टेट का टेक्स्ट बुक देखो। देखो मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, आपको दोनों का कंबाइन ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, आपको दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा मिरर्स के बारे में, क्योंकि लाइट
के बारे में मैंने आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे दी कि लाइट दुनिया की सबसे ज़्यादा फास्ट जाने वाली चीज़ है। उसका स्पीड बताया मैंने कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 300 मिलियन मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई। देन धरती और सूरज के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। फिर अगर मान लो लाइट नहीं रहा तो क्या होगा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया कि लाइफ ही खत्म हो जाएगी पूरी। ठीक है, अवर प्लैनेट विल बी डिस्ट्रॉय, है ना, हमारा प्लैनेट खत्म हो जाएगा, हो सकता है कब, जब लाइट नहीं रहेगा तब। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने अभी डिस्कस की। अब हम थोड़ा चैप्टर की तरफ आते हैं कि चैप्टर में आपको क्या दिया है, बोर्ड में आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो हंसते हंसते पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, देखो कैसे हो रहा है। तो अब मिरर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मिरर। ठीक है, तो मिरर्स देखो आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे। पहला तो आपको प्लेन मिरर पढ़ना है, प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर, चलो ये हो गया प्लेन मिरर। देन आपको पढ़ने हैं स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन पहले समझ लो। ठीक है, कि क्या हो रहा है, कुछ कैसे हो रहा है, सब कुछ हम समझेंगे। प्लेन मिरर के बारे में मैंने आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे दी कि जो हम सवेरे उठ के अपना सुंदर सा चेहरा देखते हैं उस मिरर में, उस मिरर का नाम है प्लेन मिरर। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आप जितने साइज के रहोगे उतने साइज के आप उस आईने में भी दिख जाओगे। तो ये हो गया मिरर के बारे में। बहुत सारे मतलब गलत गलत चीज़ें मतलब बहुत लोगों को पता रहती है, तो डोंट वरी, आप ये वीडियो को एंड तक देखो, 100% कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव ही मिलेगा। ठीक है, स्पेरिकल मिरर में आपको दो चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो पढ़ना है आपको कॉन्केव मिरर, लोग रट्टा मारते हैं इसका। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इतना क्लासिफिकेशन तो आपको समझ ही आ गया होगा। ठीक है, सिंपल। चलो फटाफट मैं रिपीट कर देता हूँ। चलो मिरर्स दो हिस्सों में बांटेंगे हम लोग। ठीक है, चलो क्या क्या है। प्लेन मिरर, इसमें मैंने आपको बता दिया कि वो उससे जितनी साइज की आपकी मतलब जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतनी साइज की इमेज उसके अंदर बनेगी। ठीक है, उसके बाद देखो स्पेरिकल मिरर के दो हिस्से होंगे। ठीक है, फिर से चलो कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दोनों मिरर। अब शेप बहुत ही सिंपल है, देखो क्या हो रहा है। ठीक है, कॉन्केव, केव का मतलब आप याद रखो गुफा, गुफा पता है ना, गुफा। ठीक है, गुफा है ना, गुफा ऐसे अंदर अंदर जाने को मिलता है ना। ठीक है, या फिर सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, वैसे और अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी। तो कॉन्केव मिरर देखो, कॉन्केव मिरर दिखता कैसे, काफ़ी सिंपल है। देखो कॉन्केव मिरर दिखता कैसे, देखो सिंपल ऐसे, किसी का पेट अंदर धंसा हुआ होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्केव मिरर। और देखो मिरर में आप देखोगे घर का मैं एक चीज़ बताता, एक्सपेरिमेंट करके देखो घर में जाके, आप अपने घर का नया सा मिरर ले लो और उसको जाके तोड़ दो। ठीक है, उसको जाके तोड़ दो, तो आप देखोगे कि एक साइड तो आपको पूरा मतलब ऐसे चमकता हुआ सरफेस दिखेगा, लेकिन बैक साइड में पेंट किया होगा कुछ ना। अब होमवर्क ये है कि बैक साइड में कौन सा पेंट वहाँ पे लगाया जाता है, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क समझ में आया क्या है। होमवर्क क्या है कि जो हम मिरर देखते हैं, मान लो प्लेन मिरर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा फ्लैट दिखेगा एकदम। ठीक है, ऐसे आपको फ्लैट मिरर दिखेगा ऐसे। तो ये जो फ्लैट मिरर है, तो मान लो इसका एक साइड ये तो मान लो पूरा चमक रहा है, लेकिन इसके बैक साइड में क्या होगा, पेंट लगाया होगा। तो वो जो पेंट है, उस पेंट का एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, ऐसे कोई भी पेंट नहीं लगाते हम लोग। ठीक है, याद रखो ये बात, एक स्पेसिफिक नाम है, उस पेंट का नाम आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे होमवर्क भी बता दिया मैंने आज का। ठीक है, चलो तो सेम देखो कि सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी कि मिरर का एक साइड तो पूरा रिफ्लेक्टिंग मतलब रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और एक साइड आपका क्या रहेगा, सिंपल देखो, एक साइड क्या रहेगा आपको मतलब पूरा पेंट किया रहेगा, उसमें से कुछ भी लाइट ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक साइड, अब देखो पेंट को दिखाने का तरीका देखो आप। ठीक है, ये ऐसा एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मिरर को, एक साइड उसका पेंट किया होगा, तो ये हो गया आपका पेंटेड सरफेस। पेंटेड सरफेस, इसको बोलते हैं हम शेडेड सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, शेडेड सरफेस, पेंटेड या फिर शेडेड सरफेस बोलते हैं। और ये जो सरफेस रहेगा, ये रहेगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो कितना इजी है, ज़्यादा टेंशन लेते हैं आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। देन कॉन्केव मिरर देखो, कॉन्केव मिरर तो सेम देखो कि एक साइड से पेंट लगा हुआ रहेगा, मतलब इस वाले मिरर को मैंने ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, ये सीधा मिरर था, इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, तो ये कौन सा मिरर बनेगा, कॉन्केव मिरर बनेगा। देन कॉन्वेक्स क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से फुगा हुआ ऐसे पेट, बड़ा सा पेट। ठीक है, हाँ, तो उसको हम कौन सा मिरर बोलेंगे, कॉन्केव मिरर बोलेंगे। तो ये आपका रहेगा कॉन्केव मिरर। क्लियर है ना यहाँ पे। तो इधर से देखो, ये जो शेड किया इसको शेडेड पोर्शन बोलेंगे, शेडेड सरफेस बोलेंगे। और ये इधर साइड वाला क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। ठीक है, जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। देन ये भी देखो, ये आपका शेडेड सरफेस रहेगा, ये वाला इस साइड वाला, और ये वाला साइड क्या रहेगा आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। पीछे का दिख रहा है, देखो कामेश, दिख
दिख रहे हैं। चलो सो देन देखो यहाँ पे आपको समझ में आया कि शेडेड पोर्शन किसको कहना है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको कहना है। जहाँ पे ऐसे पेंट मारा हुआ रहेगा वो रहेगा आपका शेडेड सरफेस, और जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बात ये आई कि मैंने 2-3 बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन नाम मत लिया, ठीक है, नाम लिया मैंने रिफ्लेक्टिंग। तो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस क्लियर से सुनो, ध्यान से सुनो बस, ठीक है। तो हम अभी देखो मिरर पढ़ने के लिए आपको जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो पहला कॉन्सेप्ट है आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, और यहाँ से आपका लाइट एक्चुअली स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो देखो सिंपल, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का रिफ्लेक्शन मतलब क्या, जैसे मान लो कोई क्रिकेट का बॉल है मेरे पास, ठीक है, एक बॉल को मैंने ऐसे दीवार पे फेंक के मार दिया तो बॉल फिर से वापस आएगा। तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है, देखो डेफिनेशन किसी को भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आप अपने मन से ही डेफिनेशन बनाओगे, लेकिन ये कब होगा, जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मेरा काम है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, सिंपल चीज़ें हैं, कुछ भी मतलब डिफिकल्ट नहीं है। साइंस जब तक आपके दिमाग में सवाल नहीं आएंगे साइंस आपका नहीं बन सकता, ठीक है। तो सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, देखो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे मान लो मैंने एक मिरर ले लिया, प्लेन मिरर ही लेते पहली बार, इसको मैंने आड़ा रखा इस तरीके से, या फिर थोड़ा वर्टिकल में रखते, चलो वर्टिकल में रखते। एक साइड उसका क्या हो गया, पेंट वाला हो गया, थोड़ी देर पहले पढ़ा था मैंने पेंट वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा सरफेस, बोलिए फटाफट, ये कौन सा हो जाएगा, शेडेड सरफेस। पेंट किया ना मैंने इसको, ठीक है, शेडेड सरफेस। और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। चलो अब होता क्या, चलो देखो एक एक चीज़ों को फटाफट हम याद कर लेते, ठीक है। मान लो इस पूरे मिरर का मैंने सेंटर ले लिया ऐसे, ठीक है, सेंटर मानने से अच्छा एक काम ही करते कि मान लो ऐसे कुछ इसके तरफ एक लाइट की रे एक ट्रैवल करते हुए आई। अब कुछ चीज़ें और बता देता, लाइट हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में ही ट्रैवल करता है, हमेशा से, ऐसे नागोबा नहीं बनाएगा वो चलेगा तो स्ट्रेट। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, ये बात दिमाग में फिट रखो। क्या बोला मैंने, लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट ही ट्रैवल करता है। बात समझ में आई क्या, चलो ओके क्लियर है। तो इसीलिए देखो आपको कभी भी लाइट को ऐसे दिखाया हुआ नहीं मिलेगा, ऐसे नागोबा नहीं, ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, लाइट हमेशा स्ट्रेट ही ट्रैवल करता है, ठीक है। और जब आप लाइट के फिनोमिनास पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, तो वो आपको उस टाइम समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, वैसे डोंट वरी। तो मान लो कि लाइट ऐसे ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो ये देखो इस पॉइंट पे लाइट ने आके स्ट्राइक किया, ठीक है। तो जो रे आती है, जो रे आ रही है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोलते हैं हम लोग इसको, इंसिडेंट रे। कौन सी रे ये, इंसिडेंट रे। फिर जिस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो जहाँ पे लाइट इंसिडेंट करेगी उस पॉइंट का नाम क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखो होता क्या है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी लाइट ऐसे स्ट्राइक करेगी तो हमें क्या करना होता है, एक इमेजिनरी लाइन बनाना होता है वहाँ पे। अब ये जरूरी क्यों है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा जब आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ोगे तब, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि सिंपल यहाँ पे देखो कि एक इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ती है। अब देखो ये हो गया मेरे पास सरफेस, इस सरफेस को एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ती है, इमेजिनरी होती नहीं है। तो आप घर में जाके ढूंढोगे कि मिरर में कहाँ पे ये लाइन दिख रही है, ठीक है, और बोलोगे सर ने तो बोला था कि ये लाइन होती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये लाइन इमेजिनरी होती है, ठीक है। तो एक इमेजिनरी लाइन है, इस लाइन को नाम है नॉर्मल। इस लाइन को क्या नाम है, नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो हमेशा सरफेस को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो जो सरफेस को जो लाइन परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन, ये होती नहीं है, वैसे दिखती नहीं है आपको, नहीं तो घर में जाके ढूंढोगे, ठीक है, और बोलोगे कि सर ने गलत पढ़ाया। वो लाइन होती नहीं है एक्चुअली, वो हमें इमेजिन करनी पड़ती है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो देखो नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे होती है, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो वो जो एंगल है उस एंगल को हम नाम देते आई, और आई जो एंगल होगा यहाँ पे देखो, आई एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो एक भी चीज़ आपको रट्टा नहीं मारनी है, ठीक है। सिंपल चीज़ें, धीरे धीरे हमारा टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टॉपिक भी आपके क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो एंगल आई का क्या नाम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। देन ये जो सिंपल देखो कि ये लाइट ऐसे आई,
इस पे स्ट्राइक की, अब देखो पीछे तो पेंट लगा हुआ है तो लाइट जा नहीं सकती उधर, तो लाइट क्या होती है, ऐसे वापस आती है, लाइट क्या होगी, वापस आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट जा गई और वापस आ गई। देखो जिस साइड से आई उसी साइड में वापस आ गई, देखो जिस साइड से वो जा रही है उसी साइड में वापस आ रही है। तो इस वाले रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे बोलेंगे हम लोग इसको, रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आई क्या? इंसिडेंट रे क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ठीक है, देन नॉर्मल क्या होता है, और ये देखो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, ठीक है। तीनों दोनों चीज़ें क्लियर है। यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल आर। तो एंगल आर, इसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जो अब देखो सिंपल, डोंट, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे एंगल बना लेते हैं, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, और वही, ठीक है, यहाँ पे एंगल नहीं बनाना है आपको, आपको एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ देखना है। किसके साथ देखना है, हमेशा नॉर्मल के साथ देखना है। तो वेरी सिंपल, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। देखो क्या करना होता है, देखो क्या हो रहा है कि एक लॉ बन गया, मतलब लॉ बन गया मतलब हमें यहाँ से एक चीज़ पता चली कि ये जो एंगल ऑफ आई होता है और ये जो एंगल ऑफ आर होता है, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो हर बार चेक किया, किसी तरीके का भी सरफेस ले लिया, ये रेगुलर सरफेस, रेगुलर मतलब एकदम सीधा, ठीक है, इरेगुलर मतलब ऐसा कुछ भी सरफेस ले लिया ऐसे, ठीक है, ऐसा सरफेस ले लिया, ठीक है, वहाँ पे भी लाइट स्ट्राइक करके देखा, फिर से वो लाइट रिफ्लेक्शन की। लेकिन एक बात का याद रखो, कि एक बात आप याद रखो कि एंगल ऑफ आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। और यही बन गया आगे जाके लॉ, और ये यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह पे आप चाहे किधर भी जाओ, लेकिन ये चीज़ आपको मिलेगी क्या, कि हमेशा देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो सिंपल, देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो क्या हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, चलो फटाफट पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, क्या होता है, पता है ना आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यही आपका क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये यूनिवर्सल लॉ है, मतलब आप किधर भी जाओ यूनिवर्स में, कहाँ पे भी आप जाओ, फिर भी आपको ये सब मतलब ये मिलने ही वाला है, ऐसा ही होता है, ठीक है। चाहे आप रेगुलर सरफेस पे रिफ्लेक्शन करवाओ, चाहे आप इरेगुलर सरफेस पे रिफ्लेक्शन करवाओ, ये रेगुलर सरफेस है, एकदम एक जैसा सरफेस है। मान लो ऐसा सरफेस ले लिया तो इधर भी सिंपल, देखो मान लो लाइट आ गया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो इसको मुझे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी नॉर्मल, ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आए। तो ये सिंपल देखो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों का मेजरमेंट हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। आप चाहे रेगुलर सरफेस लो या तो इरेगुलर सरफेस लो, फिर भी आपको मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हो गया नहीं याद आपको, क्या बोला मैंने, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल किसके किसके बीच में का, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे का एंगल, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इनके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है ना, चलेगा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो लिखना हो तो लिख लो या फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन आपको समझ में आया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझ में आया, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, मतलब लाइट का वापस आना, ठीक है, लाइट का वापस आना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आप बना के देखो, अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है। मैंने तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन नेक्स्ट देखेंगे, अगर रिफ्लेक्शन समझ में आता है, अगर आपको रिफ्लेक्शन समझ में आया तो डेफिनेटली मिरर का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब चीज़ें देखो कितनी आसान लगेगी आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नंबर 1 अब हम पढ़ेंगे मिरर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, मिरर्स। अब यहाँ से हमारे मिरर स्टार्ट हो गए। मिरर्स में प्लेन मिरर के बारे में जितनी डिटेल मैंने पढ़ाई वो सफिशिएंट है। अब हम आगे बढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर के साथ। स्पेरिकल मिरर, अब देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। मान लो मैंने एक स्पीयर ले लिया, कांच का लिया स्पीयर मैंने, ग्लास, ठीक है। 2 स्पीयर लिए, एक ने 2 लिए, चलो नहीं एक ही लेते, एक से ही काम बन जाएगा। देखो 2 लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और क्या किया मैंने, इनको बीच में से काट दिया, ऐसे बीच में से काट दिया। देखो सर्कल बन रहा है, देखो ये स्पीयर है, डेफिनेटली सर्कल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में एक सेंटर पॉइंट रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, एक सेंटर पॉइंट रहेगा। बीच में से ऐसे काट दिया मैंने, तो ये सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सेपरेट करके अलग अलग ड्रॉ करता हूँ। तो ये एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट, ठीक है। कितना सिंपल है, देखो क्या हो रहा है। तो ये जो शेप होता है ना, ये वाला शेप होता है ना, ऐसे शेप होगा या फिर ऐसा शेप होगा, इसको हम बोलते हैं कर्वेचर।
क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कर्वेचर। तो ये जो सेंटर पॉइंट रहेगा, ये सेंटर पॉइंट रहेगा आपका, इसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो पॉइंट रहेगा आपका, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो नाम से ही मतलब दिखने से आपने नाम रख दिया, कहाँ पे है वो, सेंटर में है। इस शेप को क्या नाम है, कर्वेचर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। देन आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे स्फीयर होगा तो डेफिनेटली रेडियस होगी, कोई इसमें इशू ही नहीं है। तो मान लो ये जो रेडियस है, मान लो ये वाली रेडियस मान लो r, और ये इधर भी रेडियस क्या होगी, r होगी। स्फीयर है तो सभी जगह पे रेडियस सेम ही रहेगा ना। तो ये देखो यहाँ पे एक r बनेगी, और यहाँ पे भी देखो एक r दिखेगा आपको। तो ये जो r है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये वाला r और ये वाला r, इन दोनों को हम नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो दो चीज़ें पढ़ाई मैंने आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ, और एक बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं, तो ये सी और ये वाला सी। ठीक है, और आर मतलब क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दो चीज़ें पता चल गई आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब ये सब मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ऐसे पेंट कर रहा हूँ, एक साइड से पेंट करना होता है। होमवर्क आपको पता है कि पेंट किससे किया जाता है, ये हो गया पेंट। देन इसको भी मैं एक साइड से पेंट करता हूँ, तो ये वाला हो जाएगा आपका और ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, शेडेड पोर्शन, शेडेड सरफेस बोलो, पोर्शन बोलने से तो सरफेस बोलो। ठीक है, चलो, और ये जो साइड है, ये वाला और ये वाला, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा सरफेस है आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्शन का जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, अब रिफ्लेक्शन थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि देखो एक ऐसा है, मतलब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर निकला है, बड़ा सा पेट है ना, पेटी मास्टर। ठीक है, और ये देखो एक ऐसे अंदर घुसा हुआ है पूरा पेट। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, बात समझ में आई क्या। तो ये सुनो, अभी जिसका पेट बाहर निकला है, ठीक है, जिसका पेट बाहर निकला है, जिसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर निकला हुआ है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। और एक साइड से हमने शेड किया है, मतलब ये मिरर का काम करेगा, तो इसको हम कौन सा मिरर बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। बी केयरफुल, बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पेट बाहर निकल गया मतलब कॉन्वेक्स। ठीक है, ये देखो ये हाथ है ना मेरा, ये काला वाला हिस्सा मतलब कॉन्वेक्स, और ये गोरा वाला हिस्सा मतलब क्या होता है, नाम बचा कौन सा, कॉन्वेक्स हो गया, तो कौन सा बचेगा, कॉनकेव। ठीक है, तो जो अंदर घुसा रहेगा उसको हम कॉनकेव बोलेंगे, और जो बाहर निकलेगा उसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर निकला हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे। और एक साइड से पेंट किया, डेफिनेटली दोस्तों वो मिरर का काम करेगा, क्योंकि मैंने बोला मिरर बनाने के लिए आपको एक साइड में पेंट करना पड़ता है। तो ये जो पेंट किया हुआ सरफेस है, ठीक है, वो अंदर घुसा हुआ है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका बाहर निकला हुआ है, मतलब पेट बाहर निकल गया। ठीक है, तो पेट बाहर कब निकलता है आपको पता है वैसे। ठीक है, तो पेट बाहर निकल गया मतलब कॉन्वेक्स मिरर, और पेट अंदर घुस गया मतलब कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ पे मिरर लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको अभी आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि मिरर दिखता कैसा है, कि कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखता है एंड कॉनकेव मिरर कैसे दिखता है। यहाँ तक क्लियर है क्या, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है, आई नो वेरी वेल, बस हम ये मिरर पढ़ेंगे और फिर वीडियो का एंड कर देंगे, लेंसेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो क्लियर है क्या, देखो कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, समझ में आई बात है, आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, तो अभी और कुछ चीज़ें पढ़नी बाकी है, देखो डोंट वरी, चलो रिपीट फटाफट पढ़ेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा। वीडियो को बार बार देखो, चीज़ें आपको फिर से बोल रहा हूँ लर्न नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभी कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर, अब ये पहले ही पढ़ाया जाता है हमें, क्योंकि ज़्यादा केसेस इसके अंदर है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। तो कॉनकेव मिरर में देखो दिखता कैसे, आपको पढ़ाया था मैंने, ऐसे दिखता है, पेट अंदर घुस गया मतलब बाहर वाले को हमें पेंट करना पड़ेगा। ये दिखता है ना आपको इस तरीके से। ठीक है, ये इधर से जाके ऐसे कुछ आगे जाके स्फीयर बनेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो रहेगा ये आपका रेडियस रहेगा, मतलब यहाँ पे सी रहेगा। ये क्या रहेगा, सी का मतलब क्या होता है, लिख लेते फटाफट। सी का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ, पढ़ाया था मैंने, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो, देन ये जो यहाँ पे रहेगी लाइन, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या हो गया आपकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो देन आगे बढ़ेंगे।
ये जो पॉइंट रहेगा देखो, जो मिरर को बांटेगा दो हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में, ये आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, तो इसको हम बोलते हैं पोल। इसको हम क्या बोलते हैं? पोल। और पोल को हम डिनोट करते हैं पी से। पोल को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। और देखो यहाँ पे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये देखो आर मतलब सी से लेके पी तक का डिस्टेंस हो गया, सी से लेके पी तक का, तो मैं सी पी इक्वल टू आर लिख सकता हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो ये सी पी लाइन मतलब रेडियस जैसा दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा, तो इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूँगा। इस लाइन को मैंने क्या किया? थोड़ा एक्सटेंड किया। तो इस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद एक एक्सिस बन रहा है, एक्सिस। तो सिंपल देखो, ये जो एक्सिस होता है, इस एक्सिस को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम देता हूँ, मान लो ए, तो आपका ए पी क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। चलो सिंपल, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें पढ़े हमने? देखो सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी मतलब पोल, देन सी पी मतलब देखो सी पी तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको सी पी से हम, सी पी को हम किससे? रेडियस जैसे दिख रहा है ना आपको, ठीक है, सेंटर से जाके डायरेक्ट कर्वेचर पे, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये आपको बार बार पता मतलब होना ही चाहिए, अदरवाइज आपका मिरर बिल्कुल ही अच्छे से नहीं बनेगा, ठीक है। चलो देखो क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो सेंटर से लेके पोल के बीच में बाइसेक्ट मतलब समझ में आता है ना कि बीच में पॉइंट, बीच में, तो जो बीच में पॉइंट होगा उसको एक नाम देना है आपको एफ। क्या नाम देना है आपको? एफ। और ये एफ होता है आपका फोकस। एफ क्या होता है आपका? फोकस। और एक बात सुनो अच्छे से कि हमेशा ये बीच में होता है। बीच में मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि देखो सी, एफ और पी एक ही लाइन में पॉइंट है, तो एफ आपका मिड पॉइंट रहेगा। एफ आपका क्या रहेगा? मिड पॉइंट रहेगा। मान लो जैसे मान लो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 होगा डिस्टेंस, तो डेफिनेटली सी एफ 5 होगा और एफ पी 5 होगा, मतलब मिडल में रहेगा हमेशा एफ, ठीक है। तो एम क्या हो जाएगा आपका? मिड पॉइंट, और उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। याद रखो क्योंकि ये हमें बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो फोकस क्या होता है समझ में आ गया? फोकस हमेशा क्या किसके बीच में रहता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रहता है, ठीक है। चलो मिड पॉइंट। देन सुनो अच्छे से, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा कि ये जो देखो एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस जो होता है, ठीक है। अब देखो एफ पी ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। कौन सा लेंथ बोलते हैं हम लोग इसको? फोकल लेंथ। याद रखो ये बात है, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, सब का सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल फटाफट नोट डाउन कर सकते हो आप लोग डायग्राम के साथ। क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़ेंगे। चलो तो इसको मिटा देता हूँ मैं। चलो अब हमें पढ़ना है कॉन्केव मिरर, तो कुछ केसेस हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि उन अगर मान लो वो 2-3 कंडीशन आपको याद है तो आप पूरे के पूरे कंडीशन ऐसे याद रखोगे। एक टेबल बनाना पड़ता है आपको कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है तो क्या होगा, वैसे वैसे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, आगे बढ़ेंगे। चलो देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो 3 कंडीशन, उसमें 3 रूल। अब मान लो रूल ही मान सकते हैं आप इन लोगों, इन सब जो आगे पढ़ाने वालों में, इसका रूल्स भी समझ लो, ठीक है। तो रूल्स ही समझ लो। तो देखो रूल्स क्या होते हैं आपके। देखो नंबर 1 रूल देखो क्या हो रहा है। सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, याद रखो, काफ़ी सिंपल है। आगे बढ़ेंगे। ये मान लो हमारा कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। यहाँ पे क्या रहेगा? पोल रहेगा। ये रहेगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर लूँगा, तो इन सी और पी के बीच में एक पॉइंट लूँगा, उसको बोलूँगा मैं एफ। सी पी क्या होगा मेरा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ पी क्या होगा मेरा? फोकल लेंथ। और हमेशा देखो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधा होता है। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखो ये बात, ठीक है। चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्या दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, फोकल लेंथ हो जाएगा एफ पी, तो एफ पी का मेजरमेंट होगा हाफ ऑफ द, किसका हाफ? रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो रेडियस मतलब आर, ठीक है। तो एफ पी इक्वल टू होगा आर अपॉन 2, या फिर सिंपल देखो एफ पी मतलब फोकल लेंथ, देखो ना, एफ पी मतलब क्या होगा? फोकल लेंथ। तो ये भी आपको आगे कभी कभी काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो रूल नंबर पहला, देखो रूल बहुत आसान है। अगर मान लो कोई भी लाइट रे, अब देखो लाइट रे हमेशा स्ट्रेट ही ट्रैवल करती है। लाइट रे हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट। तो मान लो कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आती है, मेरे हर एक वर्ड पे ध्यान दो, हाँ। अगर मान लो कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से पास होगी। वो हमेशा कहाँ से पास होगी? फोकस से। याद रखो बात, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट,
सेम चीज़ें करते, दूसरी डायग्राम बना लेता मैं। कौन सा मिरर है ये? कॉन्केव मिरर। ये क्या हो जाएगा आपका पोल, ये क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के बीच में होगा फोकस। अब देखो नेक्स्ट, अगर मान लो कोई भी रे, ठीक है, अगर फोकस से हम पास करके देखते हैं, अगर हम कोई भी रे क्या करेंगे, फोकस से पास करके देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बना है, अब देखो डायग्राम थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा टेढ़ा बना है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी रे फोकस से पास होती है तो वो उल्टी होगी, मतलब उल्टी मतलब देखो कैसे कि पहले देखो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आ रही तो फोकस से पास होगी, अभी फोकस से पास हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी। देखो क्या हो रहा है, लाइट मतलब दो रूल, तो मतलब पहला रूल और दूसरा रूल, तो पहला रूल जिसको समझ में आया दूसरा उसको समझ में आना ही चाहिए। एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आती है, वो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कोई भी रे फोकस से जाती है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखो इसी नेचर को ना, ये जो लाइट का नेचर है कि जिस मतलब ये देखो उल्टे पुल्टे हो गए, तो इसी को बोलते देखो इनवर्स नेचर, लाइट इनवर्स नेचर का है। इनवर्स मतलब उल्टे नेचर का है, मतलब वो डेफिनेटली देखो जो पाथ मतलब उल्टी पाथ भी फॉलो करता है, लेकिन उसने पाथ चेंज नहीं की, सेम पाथ पे देखो फिर से ऐसे 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 पाथ उसका सेम है। देन नंबर थर्ड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इधर का दिख रहा है, चलो देन नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है, ये हो जाएगा आपका पोल, ये हो जाएगा आपका मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो जाएगा आपका फोकस। थर्ड क्या करते हैं हम लोग, देखो सिंपल है, थर्ड तो बहुत आसान है। देखो क्या हो रहा है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं कि हमने क्या किया, पहले पैरेलल लिया तो फोकस से गई, देन फोकस से गई तो पैरेलल, बेचारा कर्वेचर बुरा मान जाएगा ना, उसका हमने यूज ही नहीं किया कुछ। तो मान लो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाएगी ऐसे, मान लो, मानने में किसका क्या आ जा रहा है, अगर मान लो रे इंसिडेंट रे जो है वो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो पाथ ना चेंज करते हुए उसी पाथ से निकल के चली जाएगी, मतलब जहाँ से आई थी वहीं पे वापस चली जाएगी, ठीक है। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, इन तीनों को आपको नोट करना है, क्योंकि पूरा खेल इन तीनों पे है आगे का, ठीक है। समझ में आई बातें, क्लियर है क्या? आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फटाफट चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, तो 3 रूल फटाफट याद रखो कॉन्केव मिरर के बारे में, ठीक है। सो एक काम करते, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अपलोड करने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। वैसे भी लॉकडाउन है और बेरोजगारी चरण पर है बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए, तो देखेंगे हम। देखो इसका जो बाकी के जो मतलब इमेज फॉर्मेशन है कॉन्केव मिरर से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और फिर भी लंबा वीडियो स्टूडेंट्स को देखना थोड़ा बोर होते हैं, पढ़ाई को ज़्यादा टाइम किसके पास है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और देखो मतलब थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे वाले, ठीक है, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं भी कुछ एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से कि आपको भी क्या करना पड़ेगा, मेरे मतलब ये वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डेफिनेटली ये मुझे होप है कि आप मेरा वीडियो शेयर करोगे, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट कीजिए कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। और डोंट वरी, मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब अभी देखो मेन पिक्चर तो अभी बाकी है, ये वीडियो जस्ट इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो लाइट के बारे में बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली और हम जस्ट रिविजन जैसा पढ़ रहे हैं, मतलब जो आपके आने वाले एग्जाम्स है उसके लिए, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा लाइट वाला। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।